फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम हिस्ट्री इतिहास के इकाई 1 का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि यूरोप लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करेंगे। सॉरी गाइज, हम ये बता देते हैं आपको कि इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको बता देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, ताकि आगे का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ओके, तो इसका उत्तर हम समझते हैं। तो उसका उत्तर हम समझते हैं 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला है मध्यम वर्ग का शासन का प्रभाव, दूसरा हमारा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, तीसरा समाजवाद का प्रसार भी हुआ, और चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। ओके, आगे समझते हैं। इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहता था, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ओके, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, चलिए वो समझते हैं। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था इसमें दोनों देश के बीच में, और ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों, मतलब कि इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण संभव था। जब तक ऑस्ट्रिया बाहर नहीं होता, दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए, चलिए इसका उत्तर समझते हैं। नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। उस टाइम नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली और जर्मनी छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों देश को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, लेकिन दोनों देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया, और नेपोलियन ने समानता और भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज को निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, और इससे यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने की प्रेरणा दी। ओके, चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है इसमें, तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक थे और मेजिंग के विचारों को ये समर्थक थे। वो इतिहासकार मेजिन थे एक, उनके विचारों के ये समर्थक थे, लेकिन बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का ये समर्थन बन गए, और गैरीबाल्डी ने सहस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां के गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। और गैरीबाल्डी ने सिसिल और नेपल्स पर आक्रमण भी किया, और इन प्रांतों के अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी के समर्थन बन गए। उसके बाद गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, और गैरीबाल्डी के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, और गैरीबाल्डी के दक्षिणी अभियान का काबूल ने भी समर्थन किया। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान जो शुरुआत किए तो उसने ये काबूल ने भी समर्थन किया। चलिए आगे समझते हैं।
1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई और काबूल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिंडमाउंट की सेना भेज दी। गैरीबाल्डी ने रोम योजना बनाई उस पर युद्ध आक्रमण करने के लिए, लेकिन रोम ने रक्षा के लिए पिंडमाउंट की सेना भेज दी और इस अभियान के बीच में गैरीबाल्डी की काबूल से भेंट हो गई। रोम अभियान वहीं ख़त्म हो गया क्योंकि उसके बीच में ही काबूल ने उनसे भेंट हो गई और पिंडमाउंट की सेना भी वहाँ मिल गई और अभियान वहीं ख़त्म हो गया। और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों में, लेकिन वो गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली में जितने क्षेत्र जीते थे वो क्विंटर के म्यूनियल को सौंप दिया और गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्तियों की जितनी थी वो राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगे उसके बाद। और जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, ऐसे उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरीबाल्डी के इस चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा और ये स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के जीवन लिखी है। ओके, तो चौथा क्वेश्चन के जो हमारा था गैरीबाल्डी का जीवन परिचय हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम 5th क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तरीय का। विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसके बारे में चर्चा करना है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं हम। विलियम वन जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है। ओके, विलियम वन जो था वो जानता था कि जर्मनी का अगर एकीकरण है तो उसके मार्ग में बाधक ऑस्ट्रिया है और इससे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रिया से मुक्त करने के लिए उसे युद्ध में हराना ऑस्ट्रिया को बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जर्मनी का एकीकरण संभव होगा। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक जो है उसकी दृष्टि से मजबूत बने, तभी जाके ऑस्ट्रिया को हरा पाएंगे। और विलियम ने अपनी प्रजा की सैनिक जो थे वो शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई ताकि सैनिक का शक्ति अगर बढ़ता है तभी जाके ऑस्ट्रिया को युद्ध में ये हराएंगे। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। विलियम का जो नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगर बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन नहीं करता तो ऑस्ट्रिया को हराना भी मुश्किल था और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, लेकिन अवलंबन किया तभी जाके जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ओके, तो आज की वीडियो में गाइज हम बस इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका अति लघु क्वेश्चन छूट गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको हम पढ़ाएंगे, समझा देंगे अच्छे से। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हुआ हो 1 से लेकर 5th क्वेश्चन तक, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.0, वहाँ भी हम आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।